तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्लास 12th के बच्चों के लिए। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, हिंदी में जिसको आप इतिहास बोलते हैं। तो इसका बच्चों एक इम्पॉर्टेंट हम लोग पेपर देखने वाले हैं। चाहे आप इसको प्रैक्टिस पेपर कह लीजिए, सैम्पल पेपर कह लीजिए, इम्पॉर्टेंट पेपर कह लीजिए। ठीक है, आपको तो पता ही होगा बच्चों कि आपका जो पेपर होने वाला है हिस्ट्री का टर्म 2 का। जी हाँ बच्चों, टर्म 2 का जो आपका पेपर होने वाला है हिस्ट्री का, वो होने वाला है 10 जून को। 10 जून 2022 को आपका टर्म 2 का पेपर होने वाला है हिस्ट्री सब्जेक्ट का। तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। ये वीडियो किसके ऊपर होने वाला है? ये वीडियो हिस्ट्री के सैंपल पेपर के ऊपर होने वाला है। चाहे आप इसको एक प्रैक्टिस पेपर भी समझ सकते हैं या इंपॉर्टेंट पेपर समझ सकते हैं, जो आपका 10 जून को पेपर होने वाला है उसके लिए। ठीक है, और ये हमारी जो सीरीज चलती है, जैसे कि आपने हमारा फिजिकल एजुकेशन का सीरीज देखा होगा, जियोग्राफी का, पॉलिटिकल का, हिंदी, इंग्लिश, इनका सीरीज देखा होगा। हम लोग आपको क्या करते हैं, सैंपल पेपर प्रोवाइड्स करवाते हैं या प्रैक्टिस पेपर जिसको आप कह सकते हैं, विथ आंसर के साथ, जो कि आपका मदद करता है आपका जो टर्म 2 का एग्जाम देते हैं। जैसे आपने अभी फिजिकल का रिसेंटली एग्जाम दिया होगा, तो उसमें भी आपको बहुत मदद किया होगा हमारा वीडियोस। ठीक है, हमारे जो पेपर्स आपने देखे होंगे। तो उसी प्रकार से हिस्ट्री का हम लोग ये सीरीज लेकर के आ गए हैं। आज है आपका 2 जून 2022 और हिस्ट्री का जो हमारा सीरीज चलेगा ये हमारा चलेगा 9 जून तक। ठीक है, यानी 10 जून को तो आपका टर्म 2 का पेपर ही हो जाता है 10 जून को। तो 9 जून तक हमारा यहाँ पर ये सीरीज चलेगा। और इस सीरीज में ध्यान रखिएगा बच्चों, इस सैंपल पेपर की, इस प्रैक्टिस पेपर की सीरीज में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, बोले तो इतिहास, इसका कम से कम 10 या 15 सैंपल पेपर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊं, पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे इस डेडिकेशन को और इस हार्डवर्क को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप अप्रिशिएट कर सकते हैं हमारे इस हार्डवर्क को लाइक करके। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे ना, उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस बनाने के लिए। आप लाइक कीजिए, दबा के लाइक कीजिए भाई। जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा कि नहीं यार, और सैंपल पेपर्स बनाता हूँ बच्चों के लिए, और ज़्यादा पेपर्स बनाता हूँ। ठीक है, तो लाइक कीजिए दबा के, चाहे आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो या फिर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो। ये भी बात मैं कंफर्म कर देता हूँ, हिंदी मीडियम के बच्चे भी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही मीडियम के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे हिंदी में भी होंगे, इंग्लिश में भी होंगे। हिंदी में मैं आपको समझा दूंगा और इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन पूरा दिखा दूंगा कि कैसे आपका क्वेश्चन आएगा और कैसे आपको आंसर लिखना है बच्चों। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं फाइनली। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर, तो हिंदी में इसको इतिहास बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हिस्ट्री। इसका जो सब्जेक्ट कोड होता है 027 यानी 027 होता है बच्चों। और इसका जो आपका पेपर होगा हिस्ट्री का, वो होगा आपका 2 घंटे का पेपर होगा। और हिस्ट्री का जो आपका पेपर आएगा ये 40 नंबर का पेपर आएगा, 40 मार्क्स का पेपर आएगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर मैं ऊपर चलूं और आपको दिखाऊं कि आपका बोर्ड का पेपर कैसा आएगा, तो कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर सीरीज लिखी हुई रहेगी बच्चों, यहाँ पर आपका सेट लिखा हुआ रहेगा, जैसे कि ये आप देख पा रहे होंगे सेट 1 है आपका। आपको जो बोर्ड का पेपर मिलेगा वो सेट 1 से लेकर के सेट 4 तक में, यानी सेट 1 2 3 4, इनमें से कोई सा भी सेट का क्वेश्चन पेपर आपको मिल सकता है। ये 4 सेट आते हैं और ये चारों सेट हम करवा देंगे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग सेट 1 को देखने वाले हैं। यहाँ अगर नीचे देखेंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर का कोड नंबर देखने को मिल जाएगा, जो कि हर एक क्वेश्चन पेपर के अंदर यूनिक होता है। ठीक है, उसके नीचे चलूँ तो नोट करके कई सारी बातें दी हुई है, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं। उसमें से समझने लायक बात यह है कि इस क्वेश्चन पेपर के अंदर, यानी कि जो आपका हिस्ट्री का पेपर है, इसके अंदर टोटल आपसे 10 प्रश्न यानी कि 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंक्लूडेड मैप वाला क्वेश्चंस को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बढ़ चलते हैं सामान्य निर्देश की ओर। तो सामान्य निर्देश को भी बिल्कुल ध्यान से समझिए। सामान्य निर्देश में बताया गया है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसको सेक्शन, जो है कि अलग अलग सेक्शंस के अंदर बांटा गया है। और टोटल 4 सेक्शन होंगे आपके। सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी होगा, सेक्शन सी होगा और सेक्शन डी होगा। टोटल आपके कितने सेक्शन होंगे बच्चों? 4 सेक्शन होंगे। ठीक है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं उनको करना ही करना है आपको। इंक्लूडेड उसमें जो अथवा वाले क्वेश्चंस है उसको हटा करके, यानी कि जो अथवा वाले क्वेश्चंस है उसमें आपको चॉइस मिलेगा। इस चीज को आपका ध्यान रखना है। उसके बाद बताया गया है कि सेक्शन ए के अंदर प्रश्न संख्या, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक, ये 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे हमारे, ध्यान रखिएगा।
और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो होंगे हमारे। 80 शब्दों में आंसर देना है आपको। 3 नंबर वाले क्वेश्चंस का आंसर आपको 80 शब्दों यानी कि 80 वर्ड्स के अंदर देना है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर मैं आगे चलूं तो सेक्शन बी की बात कर रहा है, जिसको हिंदी में आप खंड ख भी बोलते हैं। तो सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक ये जो क्वेश्चन रहेंगे ये सेक्शन बी के अंदर आएंगे, और ये 6 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे बच्चों, 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, इनका जो आंसर आपको लिखना है, इनका आंसर लिखना है 150 से 200 शब्दों में, यानी कि 150 टू 200 वर्ड्स के अंदर इसका आंसर आपको लिखना है इन क्वेश्चंस का। अगर और नीचे चलूं तो यहां पर बताया गया है सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि ये 2 क्वेश्चंस होंगे सेक्शन सी के अंदर, जो कि आपका केस आधारित प्रश्न होगा। ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, वो वाले क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको एक स्रोत दे देगा और उस स्रोत वगैरह का मतलब केस बेस्ड भी हो सकता है, स्रोत जो सोर्स बेस्ड होता है ना उस टाइप से क्वेश्चन होगा, और स्रोत वगैरह दे देगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा और देन आपको आंसर देना है। और जो आपको ये इन मतलब इस सेक्शन में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहा है ये 4-4 नंबर वाला क्वेश्चंस होगा, यानी 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद आगे चलें तो नीचे देखिए यहाँ बताया गया है सेक्शन डी के बारे में, जिसको हिंदी में आप खंड घ भी बोलते हैं। इसके अंदर आपसे मानचित्र आधारित प्रश्न यानी कि मैप बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका आंसर देना है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसा मैप आया है आपका। और नीचे चले तो यहाँ पर कुछ और बेसिक बातें बता रखी है, जो कि आप यहाँ पर रीड आउट करना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं बच्चों। ठीक है, नीचे चलते हैं। यही चीज इंग्लिश मीडियम में जनरल इंस्ट्रक्शंस के नाम से आता है। सामान्य निर्देश हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में जनरल इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। अगर इंग्लिश में रीड करना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी रीड कर सकते हैं बच्चों। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अपना जनरल इंस्ट्रक्शंस, हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो टर्म 2 का पेपर होने वाला है उसका। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सारी चीजें कंप्लीट होती हैं, जो मेन बातें थी। अब हम लोग अपने फाइनल पेपर को शुरू करते हैं। तो हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन ए के अंदर, जिसमें आपसे शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन जो होते हैं ना वो पूछे जाएंगे, 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन, जिनका आंसर आपको 80 शब्दों में देना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा इस पेपर का कि दिसंबर 1929 के कांग्रेस के अधिवेशन के महत्व को स्पष्ट करना है। जो हमारा कांग्रेस का सेशन हुआ था दिसंबर 1929 में, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इसका महत्व क्या है। ठीक है, तो उस चीज को एक्सप्लेन करना है, आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए ये जो हमारा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये कांग्रेस का सेशन लिया गया था, जिसके अंदर सारे मिल करके बातचीत किए थे। तो इसके ये जो हुआ था हमारा, इसका लोकेशन था लाहौर। देखेंगे आप यहाँ लिखा हुआ है कि दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था, जो आज के टाइम पे पाकिस्तान में है ना बच्चों। वहां पर 1929 में कांग्रेस का यह अधिवेशन हुआ था, सेशन हुआ था। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए, जो युवा पीढ़ी के नेतृत्व के प्रतीक माने जाते थे। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो जवाहरलाल नेहरू जी है वो इस जो अधिवेशन हुआ था, ये कांग्रेस का सेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, और साथ ही साथ जो नेहरू जी थे ना, उस टाइम पे जो यंग पॉपुलेशन थी, यंग जनरेशन थी, उसके इंस्पिरेशन टाइप में थे। ठीक है, इस तरह से नेहरू जी को उस टाइम पे माना जाता था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तीसरा देखिए पॉइंट में क्या बताया गया है कि अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज बोले तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, हमें मतलब पूरा अधिकार होना चाहिए, पूरे देश के कानून पे हमारा अधिकार होगा, हर चीज का फैसला लेने का अधिकार हमारा है। यार भारत देश हमारा है तो सब चीज का अधिकार भी तो हमारा है। ठीक है, तो ये इन सब बातों को वहां पर रखा गया था, कहा गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा बच्चों आपका, और आंसर जो आपको लिखना है कुछ इस प्रकार से लिखना है। यही सेम क्वेश्चन आपका अगर इंग्लिश मीडियम में आएगा 3 नंबर के लिए, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 नंबर में, यही क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द कांग्रेस सेशन ऑफ दिसंबर 1929। तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं किस तरह से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को लिखना है अपना आंसर। वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं बच्चों, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न हमारा 3 नंबर के लिए कि संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ, जो हमारे लाहिड़ी लिखा है, जो लाहौरी जी थे, ठीक है, उनको संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्य का स्याह साया दिखाई देता है। इस कथन की आलोचनात्मक विवेचना करनी है। जो संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य थे, कम्युनिस्ट मेंबर सोमनाथ लाहिड़ी जी थे, उनका जो संविधान सभा की जो चर्चाएं हुआ करती थी ना बच्चों, तो उसमें क्या ना इनका एक रोल दिखाई देता है। क्या रोल दिखाई देता है? ब्रिटिश साम्राज्य का स्याह या साया दिखाया गया है।
ठीक है। तो इस कथन की आलोचनात्मक आपको समीक्षा करनी है, एक तरह से आपको आलोचना करनी है इसकी, ठीक है। तो आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे कि जो सोमनाथ लाहौरी जी थे वो उनके अनुसार संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई है और वह अंग्रेजों की योजनाओं को साकार करने का काम कर रही है। यानी कि ये कह रहे हैं ना कि भाई जो संविधान सभा है ना वो इंडियंस का नहीं है भाई, अंग्रेजों का बनाया हुआ है, और कहीं ना कहीं जो संविधान सभा है वो अंग्रेजों की जो मन की जो ख्वाहिश है उसको पूरा करने का काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि मामूली से मामूली मतभेद के लिए भी संघीय न्यायालय तक दौड़ना होगा या इंग्लैंड में जाकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री या किसी और के दरवाजे पर दस्तक देनी होगी। यानी मामूली से मामूली मतभेद भी है, कोई नॉर्मल चीज भी है ना, तो उसके लिए तुरंत संघीय न्यायालय पर दौड़ जाओ, या तो इंग्लैंड चले जाओ, वहां का कोई ब्रिटिश प्रधानमंत्री है उसके सामने दरवाजा खटखटाओ कि भाई ये प्रॉब्लम आ गया कैसे सुलझाए, हमारी बकरी चोरी हो गई है कैसे सुलझाए, ठीक है। खैर मजाक कर रहा हूं, ये एक एग्जांपल बताया आपको। खैर अगला देखते हैं पॉइंट क्या बता रहा है कि संविधान सभा ब्रिटिश बंदूकों, ब्रिटिश सेना उनके आर्थिक व वित्तीय शिकंजे के साए में है। जो संविधान सभा है ना हमारा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके बंदूक जो है या फिर ब्रिटिश की सेना जो है ब्रिटिश लोगों की, या उनका जो आर्थिक इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इन सब के शिकंजे में कसा हुआ है, एक तरह से कह सकते हैं पूरी तरह से ब्रिटेन वालों का ही है, ठीक है। तो इसीलिए हमें संविधान सभा का बायकॉट करना चाहिए, ऐसा सोमनाथ लाहौरी जी का कहना था। मतलब आलोचनात्मक समीक्षा करनी थी या विवेचना करनी थी, तो इस तरह से हमने कर दिया बच्चों। 3 नंबर में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। सेम क्वेश्चन अगर इंग्लिश मीडियम में पूछ लेता है आपसे 3 नंबर में, तो इस तरह से पूछेगा कि कम्युनिस्ट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली सोमनाथ लाहौरी, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने किस तरह से की, तो आपको आलोचनात्मक समीक्षा करनी है। तो आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस तरह से आपको आंसर लिखते हुए चलना है बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चे वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं, जिसका आपका टर्म 2 जो 10 जून को पेपर होने वाला है हिस्ट्री का, उसमें आने का बहुत ज्यादा संभावना है बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा दे दिया, बोले तो चॉइस दे दिया कि अगर ऊपर वाला आपको क्वेश्चन जो है दिया हुआ है वो नहीं आता है तो आप ये नीचे वाला क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा है उसको समझते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा है इसके अथवा में, कि एक दुर्बल केंद्रीय शासन देश के लिए हानिकारक होगा कथन के परिप्रेक्ष्य में केंद्र एवं राज्य सरकारों के अधिकारों की विवेचना कीजिए। यानी कि आपको पता है कोई भी खास करके मैं अपने भारत की यानी हमारा भारत जो है उसकी चर्चा कर लेता हूं। तो हमारे भारत में क्या है ना, देखेंगे तो जो गवर्नमेंट है वो 2 तरह का गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगा। एक तो सेंट्रल लेवल का जो कि बिल्कुल आप कह सकते हैं मेन है, उसके बाद आता है कि स्टेट लेवल का जो हर एक राज्य का अपना अपना होता है, ठीक है। तो वही बात बोल रहा है कि एक दुर्बल केंद्रीय शासन देश के लिए हानिकारक होगा, यानी कि अगर एक जो देश है उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दुर्बल है, एकदम उसके पास पावर्स नहीं है, तो ये क्या है, ये देश के लिए हानि ही पहुंचाएगा, ठीक है ना। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में केंद्र एवं राज्य सरकारों के अधिकारों की विवेचना करनी है। देखिए ये जो स्टार्टिंग की लाइन है अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, ये वाली लाइन आपको दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए। जो मेन क्वेश्चन पूछा है ना आपसे वो ये क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पर केंद्र एवं राज्य सरकारों के अधिकारों की विवेचना करनी है। यानी कि इसमें करना क्या है, जो आपका केंद्र सरकार होता है और जो राज्य सरकार होता है दोनों को जो अधिकार मिले हुए हैं ना उनके ऊपर आपको चर्चा करनी है। तो ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिख सकते हैं बच्चों। नीचे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों। तो यहां पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो लिखा हुआ है कि संविधान के अंतर्गत शक्तियों के विभाजन की 3 सूचियां हैं, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके अनुसार जो हमारे देश में जितनी भी शक्तियां हैं उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, 3 श्रेणियों में बांटा गया है, या सूची में कह सकते हैं। एक तो आपका केंद्र सूची होता है, एक राज्य सूची होता है, एक समवर्ती सूची होता है। जितनी भी पावर से हमारी पूरे कंट्री की इन तीनों सूची के अंदर ही आती हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद चलिए अब एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं क्या समझाने का बताया गया है। मतलब यहाँ पर कि केंद्रीय सूची के विषय केंद्रीय सरकार के अधीन है और इन विषयों का संबंध राष्ट्रीय महत्व से है। जो भी केंद्रीय सूची के अंदर पावर्स दी गई है ना तो उनका पूरा एक तरह से कह सकते हैं राइट ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है, राज्य सरकार ये सब उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अगला बताया गया है जो राज्य सूची के विषय राज्य से संबंधित है, यानी कि राज्य सूची के अंदर जो भी विषय है, जो भी अलग अलग सब्जेक्ट्स है
वो हमारा स्टेट कंट्रोल करता है, राज्य के अंदर आता है। और तीसरा आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंदर केंद्र व राज्य दोनों मिलकर के काम करते हैं, ठीक है ना, साझी जिम्मेदारी देखने को मिलती है। यहाँ पर आप चीजें देख सकते हैं जिससे कि वो नियंत्रण स्थापित कर सके, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। उसके बाद बताया गया है कि अनुच्छेद 356 के तहत गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकारों को राज्य सरकारों के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार होता है। देखिए यहाँ पर एक और चीज मेंशन कर दिया कि अनुच्छेद 356 के तहत अगर गवर्नर जो है ना उसकी सिफारिश अगर लगाई जाए तो केंद्र सरकार जो है ना वो राज्य सरकारों के सारे अधिकारों को अपने हाथ में ले सकती है। आपने इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब दिखाने का बोल रहा हूँ। याद कीजिए आप, जब 1975, कब 1975 सारा पावर किसके पास था, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था। उस टाइम पे क्या लगा दी, इमरजेंसी लगा दी गई थी। इमरजेंसी तो खैर एक अलग मुद्दा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि एक जब गवर्नर की सिफारिश होती है ना तो उस पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये और ज्यादा पावरफुल हो जाता है, और जो पावर्स जो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है ना वो भी हमारा किसके पास चला जाता है बच्चों, वो चला जाता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र के सरकार के पास, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों तो हमारी इतनी मेहनत को सफल बनाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए। ये पहला वीडियो है, ठीक है, तो मैं देखना चाहता हूं कि कितना ज्यादा आपका लाइक जाता है इस वीडियो पे। जितना ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे हमारा मोटिवेशनल लेवल जो है ना ये और अप होता जाएगा। और जो मैंने आपसे टारगेट रखा है आपके सामने कि 15 सैंपल पेपर, 10 से 15 सैंपल पेपर मैं आपको करवाऊंगा, इस टारगेट को पूरा करने में ना ये बहुत ज्यादा मदद करेगा। क्या मदद करेगा, सिर्फ आपका एक लाइक। तो लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए भाई, लाइक कीजिए दबा के आप, ठीक है। और मेरा काम है आपकी तैयारी करवाना, तो उसकी चिंता आप मत कीजिए, आपका काम है लाइक करना और वीडियो को पूरा देखना। सेम क्वेश्चन अगर इंग्लिश मीडियम में आएगा तो कुछ इस तरह से पूछेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। जो आपको आंसर लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ वीडियो को पॉज करके अपना आंसर भी पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा उनसे और आंसर किस तरह से उनको देना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए थे। जो हमारी अंग्रेज लोग थे उस टाइम पे जिन्होंने हम पे 200 साल तक राज किया, तो उन्होंने 1857 का जो विद्रोह हुआ था चैप्टर नंबर 11 में आपने पढ़ा होगा, तो उसको कुचलने के लिए क्या क्या कदम उठाए थे, मतलब विद्रोह को समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए क्या क्या कदम उठाए थे। तो पहला तो उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया था कि भाई ज्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठा मत करो, यहाँ पर अगर भीड़ भाड़ इकट्ठा करोगे तो जलियांवाला बाग की तरह ढेड़ 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 भून देंगे तुम लोगों को, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा है मुकदमा, यानी कि मुकदमे चलाए, जितने भी विद्रोही थे अंधाधुंध उनको पकड़े गए मुकदमे चले बहुत एकदम, ठीक है। तो एक ये है। अगला है सैनिक कार्रवाई की गई, दबा के सेना उस टाइम पे यूज किया गया और एकदम कह सकते हैं सैनिक कार्रवाई की गई, भाई विद्रोह को कुचलना है। क्योंकि अंग्रेजों का ना वो कहते हैं ना कि एकदम हलक में चले जाना, किसी चीज को वो गले में अटक जाता है ना कई बार चीज, तो ऐसा ही चीज हो गया था। विद्रोह इतना ज्यादा क्रूर हो गया था ना कि अंग्रेजों की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी, ठीक है। तो एक ये काम किया उन्होंने कि विद्रोह को कुचलने के लिए सैनिक कार्रवाई की। अगला है कूटनीति अपनाई, यानी कि भड़काया लोगों को, जितना हो सके कूटनीति अपनाया। उसके बाद है अगला वफादारी करने वालों को इनाम दिया, बोला गया कि अगर आप हमारे साथ रहोगे तो भैया ये लो इनाम, आपको हम आपकी जमीनें दे देंगे, टैक्स कम कर देंगे, फलाना ढीकना। तो ये सारी चीजें की गई थी बच्चों, जिससे कि अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को कुचला। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सेम क्वेश्चन अगर इंग्लिश मीडियम में आएगा तो कुछ इस तरह से पूछा जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं व्हाट स्टेप्स डिड द ब्रिटिश टेक टू क्रश द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो मार्शल लॉ इस तरह से देख सकते हैं, सोल्जर्स का एक्शन, डिप्लोमेसी आएगा लगाया गया था, ठीक है। उसके बाद रिवॉर्ड दिया गया था जो भी उनके हक में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना क्वेश्चन देख सकते हैं और आंसर इस तरह से आपको लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन कि 18वीं शताब्दी के दौरान बंगाल के जमींदारों की सत्ता को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रित किया गया, स्पष्ट करना है। जो 18th सेंचुरी था उस टाइम पे जो बंगाल के जमींदार थे ना, उनको ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है ना उनकी सत्ता को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया।
ये आपको स्पष्ट करना है। प्रयास क्या किया गया, बिल्कुल एकदम करिए दिया गया। मतलब क्या हुआ था ना, उस टाइम पे जमींदार लोग जो थे ना वो ज्यादा पावरफुल होते जा रहे थे, ठीक है, उनके पास ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं वो डोमिनेट कर रहे थे, एक तरह से कह सकते हैं, डोमिनेट तो काफी बड़ा हो गया, लेकिन वो काफी उनके हिस्से में ना बहुत बड़ी, मैं कह रहा हूँ ना, मतलब उनको इतनी छोटी जमीन दी जाती थी ना तो इतने बड़े भाग पर वो अपना एक तरह से कह सकते हैं आधिपत्य जमा लेते थे, अपना कब्जा कर लेते थे, और अंग्रेजों का ना वहां पर बिल्कुल कुछ भी नहीं हो पाता था। तो ज्यादातर जो अधिकार चले जाते थे जमींदारों के पास और वो और ताकतवर हो जाते थे। तो उनसे सत्ता को छीनने के लिए और सत्ता को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन लाने के लिए, उनके कंट्रोल में लाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे बच्चों, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन है आपके सामने, जो आंसर लिखना है इस तरह से लिखना है कि जमींदारों की सैनिक टुकड़ियों को भंग कर दिया गया। जो जमींदारों की सैनिक टुकड़ियां थी, जो भी उनको सेना मिलती थी या जो भी सेना थी उनके पास, उसको बिल्कुल भंग कर दिया गया कि नहीं भाई सेना उना नहीं रख सकते। अगला, जमींदारों से न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई। यानी जमींदारों के पास एक दो शक्तियां ऐसी भी हुआ करती थी कि न्याय कर सकते थे। अगर दो आदमी आया बोला भैया ये तो हमारा बिल्ली कह रहा हूँ, ये हमारा गैया चोरी कर लिया है या ये हमारा ये कर लिया है, तो जमींदार बोलते थे चलो मैं न्याय कर देता हूं, जैसे पंचायत होता है ना कुछ उस टाइप से। और उनके पास कुछ स्थानीय पुलिस की व्यवस्था भी थी। तो ये सारी चीजें ब्रिटिश गवर्नमेंट छीन ली थी कि ताकि जो नियंत्रण है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आ जाए या उनके कंट्रोल में आ जाए। अगला है कि जमींदारों की कचहरियों को कंपनी द्वारा नियुक्त कलेक्टर की देखरेख में रखा गया। यानी कि जमींदारों के पास क्या होता था, कचहरी हुआ करता था जिसमें कि वो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया करते थे। तो उसमें क्या किया ब्रिटिश लोगों ने बोला कि ये है भाई हमारा ब्रिटिश एक कलेक्टर, ठीक है, इस कलेक्टर को हम नियुक्त कर रहे हैं, अब जो आपका कचहरी होगा इसमें रखिए इसको, और ज्यादातर फैसले कौन लेगा, ये कलेक्टर लेगा भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिला करके आप कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी के दौरान बंगाल के जमींदारों की सत्ता को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रित किया गया, कंट्रोल में लाया गया, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सेम क्वेश्चन अगर इंग्लिश मीडियम में आएगा तो इस तरह से डिट्टो आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, और जो आंसर आपको देना है वो कुछ इस प्रकार से देते हुए चलना है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ भी सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन, अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड ख भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेक्शन बी, जिसको हिंदी में आप खंड ख भी बोलते हैं, इसके अंदर आपसे 6 नंबर वाले क्वेश्चंस, कह लीजिए 6 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये पूछे जाएंगे। और कह लीजिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि 6 नंबर वाले क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो आपको पेपर में पहले कोशिश करना चाहिए कि यही सेक्शन अटेम्प्ट करे, ठीक है। और क्योंकि देखिए बड़े बड़े नंबरों वाला जो सेक्शन होता है ना वो आपको ज़्यादा मार्क्स दिलवा सकता है। मान लीजिए 3 नंबर का आपने एक क्वेश्चन किया और 3 नंबर के क्वेश्चन में क्या हुआ, आपके 1 पॉइंट गलत है, 1 पॉइंट क्या है वो गलत है, तो आपको नंबर कितने मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। वही आपने पहले क्या किया, 6 नंबर वाला एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसमें 1 पॉइंट आपका गलत है, तो आपको नंबर कितने मिलेगा, 5 नंबर मिलेगा। कहाँ 2 नंबर, कहाँ 5 नंबर, 3 नंबर का फासला आ जाता है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि पहले जो बड़े बड़े नंबरों के क्वेश्चंस होते हैं ना, जिन सेक्शन में बड़े बड़े नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सेक्शनों को पहले अटेम्प्ट किया कीजिए। ये मैं भी एडवाइस करता हूँ, लेकिन कई केस में ये होता है ना बच्चों को नहीं आ रहा होता है, तो भाई अगर आपको नहीं आ रहा है बड़े बड़े क्वेश्चन तो आप छोटे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, जहां से आपको पेपर समझ में आता है वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। खैर आगे चलते हैं, तो इसमें हमसे 6 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, कि 1857 की क्रांति के विद्रोह, मतलब 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, तो इसमें विद्रोही क्या चाहते थे और विभिन्न सामाजिक समूहों की दृष्टि में कितना फर्क था। यानी कि यहाँ पर बात कर रहा है, 2 क्वेश्चन जोड़ करके एक 6 नंबर का क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। 3-3 नंबर के ये 2 क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा है इसमें कि 1857 का जो क्रांति हुआ था उसके अंदर जो विद्रोही थे वो क्या चाहते थे, ठीक है। और दूसरा एक क्वेश्चन इसमें ये जोड़ करके पूछा है कि विभिन्न सामाजिक समूहों की दृष्टि में कितना फर्क था। यानी कि समाज के अलग अलग समूह के अलग अलग कह सकते हैं जो लोग थे, उनकी दृष्टि, उनका जो सोचना था वो कैसा था। तो चलिए इसका आंसर देखने का प्रयास करते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर। तो आंसर ऐसे लिखना है कि विद्रोही भारत से ब्रिटिश शासन या कह लीजिए सत्ता को उखाड़ना चाहते थे या उखाड़ फेंकना चाहते थे, ठीक है। जो विद्रोही लोग थे उनका सिंपल सा फंडा था भाई कि भाई इतने साल तुमने हम पे राज कर लिए, अब निकल लो भैया, देश हमारा है, चलो निकलो पहली फुर्सत में।
तो एक तो ये आप लिख सकते थे कि विद्रोही क्या चाहते थे। फिर आप लिखेंगे कि विद्रोही जागीरदार, ताल्लुकदार, किसान, काश्तकार, देसी राजा अपने हकों के अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे। आपको पता होगा जब तक आपका ब्रिटिश जो हम पे रूल करते थे, हमें गुलाम बना के चले गए वो ब्रिटिश 200 सालों तक, तब तक क्या होता था ना, जो आपका जागीरदार, ताल्लुकदार, किसान, राजा वगैरह ये सब होते तो थे नाम नाम के, लेकिन पूरा जो इनका पावर था वो किसके पास था? ब्रिटिश लोगों के पास था। तो ये लोग अपने हक के लिए लड़ रहे थे, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे कि भाई अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक टाइम पे हमारा अस्तित्व मिट जाएगा, ठीक है। तो ये चीज गलत है, तो इसलिए ये सारे मिलकर के लड़ रहे थे। तो विद्रोही एक तो ये भी चाहते थे कि उनका अस्तित्व बना रहे। उसके बाद है कि वे अपने राज्यों, रियासत व जागीरों को पुनः प्राप्त करना चाहते थे। मतलब उनका जो राज्य था, उनकी जो रियासतें थी राजाओं की, जागीर वगैरह जो थी, जमीनें थी, उन सबको दोबारा से प्राप्त करना चाहते थे जो अंग्रेजों ने उनसे छीन लिया था बच्चों। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि ब्रिटिश क्या चाहते थे। अगला है कि भू राजस्व प्रणाली व लगान वसूली की समाप्ति चाहते थे। यानी कि भू राजस्व प्रणाली जो हुआ करती थी, जो भी नियम वगैरह हुआ करते थे, जो भी टैक्स वो लोग कलेक्ट करते थे अंग्रेज लोग, तो इन सब की समाप्ति चाहते थे। बोलते थे भाई बहुत टैक्स कलेक्ट कर लिया, भाई खत्म करे यार, कितना टैक्स कलेक्ट करेगा हमसे, ठीक है। तो इन सब की समाप्ति चाहते थे। उसके बाद विभिन्न सामाजिक वर्गों में आप कह लीजिए क्या दृष्टिकोण था उनका, तो बुनकरों, शिल्पकारों, कारीगरों को बेरोजगार कर दिया गया था। कारीगर व दस्तकारों को क्या विश्वास था कि ब्रिटिश शासन समाप्त होते ही उनकी स्थिति उन्नत हो जाएगी। यानी कि जो बुनकर लोग थे, शिल्पकार लोग थे, कारीगर लोग थे, ये सब क्या हो गया, इनका जॉब चला गया भाई, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो वो ज्यादातर मशीनरी वगैरह पे थोड़ा शिफ्ट कर रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए इनका जॉब ज्यादातर चला गया था। इसी हिसाब से अगला बताया गया है कि विद्रोही नेता 18वीं सदी के पूर्व ब्रिटिश दुनिया को पुनर्स्थापित करना चाहते थे। यानी कि 18वीं सदी से पहले जो हमारा भारत था ना, जिसको सोने की चिड़िया बोला जाता था, तो विद्रोही के जो नेता लोग थे, यानी कि लीडर लोग थे जो विद्रोह करवा रहे थे, तो वो चाहते थे कि हमारा देश सोने की चिड़िया दोबारा से बने। भारत की जो गरिमा है, संस्कृति है, उसको पुनर्स्थापित करना चाहते थे। हमारी जो एक गरिमा है कि हम लोग किसके ऊपर चलते हैं, यहाँ पर हम लोग चलते हैं कि पूरी दुनिया क्या है, हाँ अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया शांति का प्रतीक है और भारत जो है ना शांति का दूत आप कह सकते हैं, ऐसा है। तो हमारी जो गरिमा है हम लोग उसको पुनर्स्थापित करना चाहते थे, ठीक है, और संस्कृति वगैरह को। ईस्ट इंडिया कंपनी अधिकारियों द्वारा भारतीय सैनिकों को अपमानित किया जाता था, इसीलिए सैनिक अपना आत्मसम्मान व आत्मगौरव चाहते थे। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे ना, वो ये बोलते थे यू ब्लडी इंडियन, इस टाइप से बोलते थे, ठीक है, कि तुम हमारी सेना में हो तो, लेकिन तुम फिर भी सेना होकर के सेना में पूरी तरह से नहीं हो, आपको सारे अधिकार नहीं देंगे क्योंकि तुम इंडियन हो, ठीक है। कई कई होटल उस टाइम पे ऐसे हुआ करते थे, जो सुना होगा आपने, उसमें लिखा हुआ होता था इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड। तो इतना क्रूर व्यवहार और इतना गंदा व्यवहार किया जाता था, ठीक है। सोचिए एक सेना में एक जो आदमी लड़ रहा है, भारतीय सैनिक, वो किसके लिए लड़ रहा है यार? ब्रिटेन वालों के लिए, ब्रिटिश वालों के लिए तो लड़ रहा है, अंग्रेजों के लिए लड़ रहा है, लेकिन फिर भी उनको वो जो एक होता है ना गर्व, या फिर उनको जो सम्मान देना चाहिए, वो सम्मान नहीं दिया जाता था। आज के जो हमारे इंडियन आर्मी के जो लोग हैं उनको नमन करना चाहूंगा मैं, ठीक है। तो उनको कितना सम्मान हम लोग देते हैं, वो कितना गर्वान्वित महसूस करते होंगे। तो लेकिन उस टाइम पे कितना हीन भावना से सैनिकों को देखा जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों द्वारा, ठीक है, जो भारतीय सैनिक थे। तो इन सब चीजों को लेकर के जो सैनिक लोग थे, भारतीय सैनिक, वो अपना आत्मसम्मान और आत्मगौरव चाहते थे कि भाई मेरा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना वो बना रहे। और ये चीज बहुत जरूरी है भाई, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। यही क्वेश्चन अगर इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो आपको आंसर लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है अपना आंसर पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके बच्चों। आगे चलते हैं। सेम इसी क्वेश्चन के अंदर थोड़ा आंसर यहाँ पर भी रह गया आपका, तो इस तरह से आंसर से आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में अगर क्वेश्चन पूछता है वाला तो इस तरह से आपको आंसर देना है बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व के भुगतान में जमींदार क्यों चूका करते थे या चूक जाते थे उस टाइम पे, ठीक है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जो टैक्स कलेक्ट करती थी बच्चों, तो वो टैक्स जमींदार लोग क्यों नहीं दे पाते थे, ठीक है। जमींदार लोग जो है वो टैक्स को ईस्ट इंडिया कंपनी को क्यों नहीं दे पाते थे, तो क्या कारण थे, वो कारण आपको बताना है। तो देखिए जाहिर सी बात है, टैक्स ना देने का कारण एक तो ये था कि राजस्व की बहुत ऊंची मांग थी, यानी कि टैक्स जो था ना वो बहुत ज्यादा लिया जाता था, डिमांड से भी ज्यादा।
₹100 लेना चाहिए तो ₹150 टैक्स लिया जाता था उस टाइम पे, ठीक है। उपज की नीची कीमतें जिससे कर चुकाना मुश्किल हो जाता था, वो लोग टैक्स मांगते थे ₹150, और जो अनाज उगा है वो बिकता ही ₹100 में था यार, तो उसमें से क्या ही किसान लेगा और क्या ही टैक्स दिया जाएगा। तो एक ये कारण था कि जमींदार लोग जो टैक्स नहीं चुका पाते थे। अगला है असमान राजस्व। राजस्व यानी कि टैक्स भी समान रूप से नहीं था उस टाइम पे। अगर मैं बात करूं आपसे तो अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में अलग टैक्स लेते थे वो लोग, बिहार में अलग टैक्स लेते थे, ठीक है। तो ये चीज हमें देखने को मिलती थी, जिस कारण से जो जमींदार लोग हैं वो लोग क्या करते थे, टैक्स नहीं चुका पाते थे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आगे तो आप आगे लिख सकते हैं सूर्यास्त विधि। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसके ऊपर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा आपको। अगला है, अगर किसी बच्चे को सूर्यास्त विधि के बारे में पता है तो कमेंट करके बताए। वैसे मैं सोचा चलो आगे बताऊंगा, लेकिन चलो एक बार ये आपका नॉलेज का टेस्ट ले लेता हूं कि आपको कितना पता है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, मान लीजिए 3 नंबर के लिए, अगर मान लीजिए आ गया सूर्यास्त विधि, तो आपको कम से कम 80 शब्दों में सूर्यास्त विधि के बारे में लिखना है। आप मुझे कमेंट करके बताइए, जिसका कमेंट सही होगा, मतलब आंसर सही होगा, उस कमेंट को मैं हार्ट दूंगा यानी दिल दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि बच्चे ने सही लिखा है। उसके बाद आगे आप लिख सकते हैं जमींदारों की सीमित शक्तियां। जमींदार जो लोग थे ना उनकी शक्तियां भी सीमित थी यार, तो ठीक तरह से टैक्स भी उतना कलेक्ट नहीं कर पाते थे। अगला है जमींदारों की सैनिक टुकड़ियां भंग कर दी गई थी। अभी मैंने आपको बताया रैयतों से जमींदारों द्वारा कर वसूली में समस्या आती थी। जो रैयत का मतलब है किसान, ध्यान रखिएगा। तो जो किसान लोग होते थे ना उससे जमींदार लोग अच्छी तरह से टैक्स भी वसूल नहीं कर पाते थे। तो एक ये भी कारण है कि जो जमींदार लोग थे वो टैक्स नहीं भर पाते थे, राजस्व को भुगतान करने में चूक जाया करते थे। तो ये सारे कारण है बच्चों। इस तरह से आपका 6 नंबर में आएगा, और यहाँ 7 पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इन्हीं को अगर आप एक्सप्लेन करके लिख देते हैं तो इजीली आपको 6 नंबर मिल जाएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। मैं आपको वो बुलेट पॉइंट्स देता हूं जिससे कि आप आंसर लिख सकते हैं, और इन्हीं को आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। ये चीजें अगर आप समझ गए ना तो आंसर तो भाई यूं ही बच्चों का खेल हो जाएगा लिखना। बस इन चीजों को समझने भर की देर होती है। उसके बाद आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन अगर इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो आंसर आपको लिखना है वो यहाँ लिखना है इस तरह से कि वेरी हाई डिमांड, रेवेन्यू का बहुत ज़्यादा था उनका, वही टैक्स ज़्यादा मांगते थे। प्राइसेस कम थी जो भी फसल हुआ करती थी। स्काई रेवेन्यू, सनसेट मेथड, लिमिटेड पावर जो था वो लैंडलॉर्ड के पास था। उसके बाद यहाँ पर आप चीज़ें देख सकते हैं कि किस तरह से इंग्लिश मीडियम में आपको लिखना है बच्चों। अगर मैं नीचे चलूं तो इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा देखने को मिलेगा, एक चॉइस देखने को मिलेगा कि ऊपर वाला आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं बच्चों आप, ठीक है। तो इसके अथवा में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है कि जोतदार कौन थे और उनकी शक्तियां जमींदारों की तुलना में अधिक प्रभावी कैसे थी। तो जोतदार लोगों के बारे में आपको बताना है। तो जोतदार कौन थे? धनी किसानों का एक ऐसा वर्ग था जो उत्तरी बंगाल में काफी शक्तिशाली थे। जोतदार लोग और जमींदारों से अधिक प्रभावशाली माने जाते थे। उनके शक्तिशाली होने के निम्नलिखित कारण थे। यानी कि जोतदार कौन थे? जोतदार एक धनी किसान यानी कि अमीर अमीर किसानों का ना एक पूरा ग्रुप हुआ करता था जो कि उत्तरी बंगाल में काफी शक्तिशाली हुआ करता था। और जमींदारों की तुलना में ना जोतदार ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे। वो क्यों ज्यादा पावरफुल होते थे, क्यों ज्यादा शक्तियां थी उनके पास, तो इस चीज को समझते हैं हम लोग। तो ध्यान से समझिए बच्चों, जोतदार क्यों ज्यादा पावरफुल थे। तो पहला पॉइंट है कि 19वीं शताब्दी के आरंभ तक धनी किसानों के इस वर्ग ने बड़े बड़े भागों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। कुछ जोतदारों के भू भागों में तो हजारों एकड़ तक फैली हुई थी, ठीक है। मतलब 19वीं शताब्दी का जब आरंभ हुआ तो उस टाइम तक जो धनी किसान थे, जो अमीर अमीर किसान थे ना, उनका जो एक पूरा ग्रुप था, उन लोगों ने एक बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लिया, ठीक है। और जिस कारण से वो और भी ज्यादा ताकतवर होते चले गए। और कुछ टाइम बाद देखा गया कि कई जोतदार तो ऐसे थे जिनके पास हजारों एकड़ की प्रॉपर्टी थी, हजारों एकड़ का भूभाग था, जमीन का टुकड़ा था, जिससे कि और भी ज्यादा ये पावरफुल हो गए थे उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद अगला है कि स्थानीय व्यापार तथा साहूकारी कारोबार पर भी उनका नियंत्रण था। यानी कि जितना भी उनके अंडर में एरिया आता था, बड़ा बड़ा एरिया, उसके अंदर जो स्थानीय लेवल पे, रीजनल लेवल पे जो आप कह सकते हैं व्यापार होता था, ट्रेडिंग वगैरह हुआ करती थी, और साहूकारों का कारोबार वगैरह हुआ करता था, उनके ऊपर इनका डायरेक्ट कंट्रोल हुआ करता था, जिससे कि ये टैक्स वगैरह भी अच्छा कलेक्ट करते थे। वे अपने क्षेत्र के गरीब काश्तकारों पर व्यापक शक्ति का प्रयोग करते थे। जो उनके क्षेत्र के गरीब काश्तकार वगैरह थे उन पर ये व्यापक शक्ति का प्रयोग करते थे। जमींदारों से अलग जोतदार शहरों के बजाय गाँव में ही रहा करते थे। जमींदार लोग जो थे ना वो शहर
शहर में ज्यादातर रहते थे, लेकिन जो जोतदार लोग थे ना वो गांव में रहा करते थे, जिससे कि गांव वालों का भी ना उनपे एक भरोसा था। ठीक है, इसीलिए जोतदार ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे। गरीब गांव वासियों के एक बड़े वर्ग पर उनका नियंत्रण जमींदारों की अपेक्षा अधिक होता था। यानी कि गरीब उस टाइम पे जितने भी गांव वाले हुआ करते थे भारत देश के अंदर ज्यादातर गरीब ही थे। ठीक है, तो ज्यादातर जो गरीब गांव वासी थे उनका एक बड़ा ग्रुप के ऊपर जो जोतदार लोग होते थे ना उनका ज्यादा कंट्रोल हुआ करता था, क्योंकि वो रहते तो गांव में ही थे। ठीक है, इसीलिए वो जो जमींदारों की तुलना में जोतदार लोग ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे। अगला है जोतदार जमींदारों द्वारा गांव की जमा जो लगान यानी टैक्स होता था उसको बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों का विरोध किया करते थे। यानी कि आपको पता है कि अंग्रेज लोग टैक्स बढ़ाया करते थे टाइम टाइम पे, लेकिन जोतदार इसका विरोध करते थे। ठीक है, जोतदार क्या बोलते थे, किसानों को ना कर ना देने के लिए उकसाया करते थे, उनको बोलते थे भाई टैक्स मत दो, और टैक्स ज्यादा बढ़ाया जाता था ना तो इसका भी वो लोग विरोध करते थे कि नहीं भाई टैक्स मत बढ़ाओ यार, गरीब किसानों को कितना लूटोगे तुम। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखने को मिली। इन्हीं सभी कारणों की वजह से आप कह सकते थे कि जोतदार जो है जमींदारों की तुलना में ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे। ठीक है, सेम क्वेश्चन अगर इंग्लिश मीडियम में आपसे पूछेगा तो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जोतदार कौन थे और पावर के बारे में पूछेगा। यहाँ पर जो आपको आंसर लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है जोतदारों के बारे में, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। नीचे चलता हूं, नीचे आप देखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर आप देख लीजिए किस तरह से आंसर आपको लिखना है, और यहाँ पर सारे आंसर ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके अपने आंसर पढ़ लीजिए बच्चों कि किस तरह से इंग्लिश मीडियम में आपको आंसर लिखना है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस तरह से आपको इंग्लिश मीडियम में आंसर लिखना है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार प्रीवियस ईयरली पूछा गया, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को अगर आप देखेंगे तो उसमें ये पूछा गया है कि मुगलों के अधिकारी वर्ग को एक गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया जाता था। इस कथन की मुगल अभिजात वर्ग के संदर्भ में आपको पुष्टि करना है। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो कुछ इस टाइप से पूछेगा, मैं आपको दिखाता हूं कि द ऑफिशियल क्लास ऑफ द मुगल was described as a bulwark justify the statement with reference to the मुगल जो उस टाइम पे एम्पायर था उसके संदर्भ में आपको बताना है। ठीक है, तो मुगल अभिजातों के संदर्भ में आपको बताना है। कहने का मतलब ये आप आज के टाइम पे देखते होंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के जो अधिकारी है, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरह से जो उस टाइम पे मुगल टाइम जब चल रहा था तो मुगल जो पूरा मुगल साम्राज्य था उसके अंदर जो मुगल अधिकारी हुआ करता था, मुगल अधिकारियों का एक पूरा वर्ग हुआ करता था, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो उसी चीज़ को पूछने के लिए यहाँ पर एक ट्रिक लगा दिया है कि जो मुगल अधिकारी के वर्ग को एक गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया गया है। गुलदस्ता क्यों भाई, देखिए गुलदस्ता इस टाइप से होता है, आपको पता होगा, आपने भाई बहुत सारा फूल गुलदस्ता उलदस्ता देखा होगा। मेरी ड्राइंग बहुत खराब है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरह से एक फूल का गुलदस्ता होता है ना, इसके रूप में देखा गया है। ठीक है, गुलदस्ते के रूप में क्यों वर्णित किया गया है उसके बारे में आपको बताना है। ये फूल का गुलदस्ता, भाई फूल बना रहा हूँ क्या बना रहा हूँ, चलो समझ लो फूल का गुलदस्ता, यार छोड़ो उस चीज को। तो फूल के गुलदस्ते के रूप में क्यों वर्णन किया गया है इसको आपको बताना है। तो देखिए इसलिए वर्णन किया गया है क्योंकि फूल का जो गुलदस्ता होता है ना वो जिसमें सारे फूल मिक्सअप होते हैं, ठीक है, और उसको देखने में अच्छा लगता है, तभी वो शोभा भी बढ़ाता है। उसी प्रकार से गुलदस्ते के रूप में वर्णन करके मुगल के अधिकारी वर्ग को बताया गया है कि सारे अधिकारी मिल करके ही मुगल साम्राज्य को चलाते हैं। अगर गुलदस्ता टूट गया तो भाई मुगल साम्राज्य जो है त्राही त्राही मच जाएगी, पूरा दिक्कत आ जाता है उस टाइम पे। ठीक है, इसका आंसर भी देख लीजिए, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से लिखना है आपको कि मुगल राज्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ जो था, एक पिलर जो था, उनके अधिकारियों का दल था, जिन्हें इतिहासकार सामूहिक रूप से अभिजात वर्ग कहते हैं। अभिजात वर्ग मतलब अमीर अमीर लोग जो बड़े बड़े पदों पर नियुक्त थे। ठीक है, अभिजात वर्ग में भर्ती विभिन्न नृजातीय और धार्मिक समूहों से होती थी ताकि कोई भी दल इतना बड़ा ना हो कि वह राजा की सत्ता को चुनौती दे सके। यानी कि अभिजात वर्ग के अंदर, यानी कि मुगलों का जो अधिकारी वर्ग होता था ना, उसके अंदर क्या होता था कि अलग अलग जातियों से, अलग अलग धर्मों से लोगों को नियुक्त किया जाता था। इसीलिए नियुक्त करते थे वो लोग, अपने अंदर शामिल करते थे कह सकते हैं, ताकि ना कोई एक जाति को अगर ज्यादा शामिल कर लेंगे ना तो वही जाति ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, इसीलिए। ठीक है, तो कोई एक जाति या दल ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, इसलिए वो लोग हर एक जाति से लोगों को लिया करते थे। अगला है अभिजात वर्ग में ईरानी, तुरानी, अफगानी, राजपूत सभी शामिल थे। इन सबको दिए गए पद और पुरस्कार पूरी तरह से राजा के प्रति उनकी सेवा और निष्ठा पर आधारित थे। यानी कि ईरानी, तुरानी, राजपूत, उजपूत जितने भी शामिल थे, इन सबको जो भी पद दिया जाता था, जो भी पोस्ट
दिया जाता था वो राजा के द्वारा पूरा तरह से डिसाइड किया जाता था। राजा के ऊपर आप कैसा उनको खुश करने के लिए काम कर रहे हैं, उनकी निष्ठा में, उनकी सेवा में किस तरह से लगे हुए हैं, तो इसी आधार पर उनको क्या दिया जाता था, ये सारा पद दिया जाता था, पोस्ट दिया जाता था। आगे साम्राज्य के निर्माण के आरंभिक चरण से ही तुरानी और ईरानी अभिजात वर्ग अकबर की शाही सेवा में उपस्थित थे। तो ये कुछ और बातें यहाँ पर लिखी हुई है जिनको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चों, और समझिए पढ़ पढ़ के क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। तो करीबन 8 पॉइंट दिया हुआ है 6 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। तो इन 8 पॉइंटों में से कोई भी 6 पॉइंट अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं तो इजीली आपको 6 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन अगर इंग्लिश मीडियम में पूछेगा बच्चों तो कुछ इस तरह से पूछेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो आपको अपना आंसर लिखना है वो कुछ इस तरह से लिखते हुए चलना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने आंसर पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कैसे आपको आंसर यहाँ पर अपना बनाना है, कैसे लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं बच्चों। नीचे चलता हूँ, इस तरह से आपको अपना आंसर लिखते हुए चलना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लीजिए ध्यान से। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है हमारा, तो इसी के अथवा में एक क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो ये नीचे वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अथवा में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बच्चों। तो इसके अथवा में ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अथवा में क्वेश्चन पूछा है कि अब्बुल फजल द्वारा अकबर के सुलह कुल के आदर्श को प्रबुद्ध शासन का बताने का आधार औचित्य सिद्ध करना है। यानी कि अब्बुल फजल ने जो अकबर का सुलह कुल के आदर्श थे ना उनको एक तरह से सही ठहराया था, तो वो आपको बताना है क्यों। तो देखिए सुलह कुल में क्या किया गया था ना कि अकबर की सुलह कुल की नीति का मुख्य उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता था, ठीक है, सहिष्णुता था। कहने का मतलब ये ना कि अकबर ने ना सबको, जितने भी जाति धर्म थे सबको एक करने का प्रयास किया था उसने। अकबर मानता था कि राज्य के विभिन्न धर्मों, हिंदू, मुस्लिम, जैन, जरस्तु, पारसी आदि के मध्य शांति और सह अस्तित्व स्थापित करना बादशाह का फर्ज है और स्थापित करने का श्रेष्ठ माध्यम था, ठीक है। ये चीज स्थापित करने का श्रेष्ठ माध्यम सुलह कुल को माना गया। तो देखिए अकबर का मानना था ना कि भाई जितने भी जाति धर्म के लोग हैं ना उनको शांति से रखना और एकजुट करके रखना ये बादशाह जो राजा है ना उसी का फर्ज है। तो सुलह कुल इसी संदर्भ में पेश किया गया था। उसके बाद देखिए बताया गया है कि सुलह कुल के आदर्श में राज्य के प्रत्येक धर्म की अच्छी बातों को शामिल किया गया। यानी कि सुलह कुल के जो भी आदर्श थे, जो भी आइडल्स थे, उसके अंदर जितने भी धर्म है उस राज्य के अंदर, उन धर्मों की जो अच्छी अच्छी बातें हैं उन सबको शामिल किया गया सुलह कुल के अंदर। शांति और स्थायित्व के स्रोत रूप में बादशाह सभी धार्मिक और निर्जातीय समूह के ऊपर होता था और सुनिश्चित करता था कि न्याय और शांति बनी रहे। यानी कि बादशाह जो ना वो सबसे ऊपर रहेगा और न्याय और शांति बनाए रखेगा। 563 में 563 माफी चाहूंगा 1563 में तीर्थ यात्रा कर व 1564 में जजिया कर भी अकबर ने समाप्त कर दिया और धार्मिक सद्भावना को इससे मतलब सद्भावना का संदेश दिया कि धार्मिक रूप से हम एक करना चाहते हैं सबको और कोई भी धर्म अलग नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। इसी तरह से इस नीति के तहत उपासना स्थलों के निर्माण के लिए अनुदान दिया गया। जो भी उपासना के स्थल होते हैं उसके लिए अनुदान दिया गया। सुलह कुल के नियम साम्राज्य के अधिकारियों को प्रशासन में सुलह कुल का अनुपालन करने के निर्देश दिए गए। यानी कि जो भी अधिकारी थे उनको बोला गया कि सुलह कुल के नियमों को मानना है आपको। अब्बुल फजल ने सुलह कुल को प्रबुद्ध शासन की आधारशिला माना, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर लिखना था। सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आएगा तो कुछ इस तरह से पूछेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो आंसर लिखना है आपको कुछ इस तरह से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। नीचे चलते हैं, आंसर और जो बचा हुआ है यहाँ पर आप देखते चलिए। इस तरह से आंसर आपको लिखना है बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड ग भी बोलते हैं। इसमें हमसे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन यानी स्रोत आधारित क्वेश्चन कह लीजिए, ठीक है, केस आधारित क्वेश्चन जो होता है ना, केस बेस्ड क्वेश्चन, ये पूछा जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए 8वां क्वेश्चन है हमारा स्रोत आधारित। यहाँ बोल रहा है कि नीचे दिए गए स्रोत को ध्यान से पढ़ना है और प्रश्नों को उत्तर देना है आपको। दरबार में, ये स्रोत है, पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने। दरबार में अभिजात अकबर के दरबार में ठहरा हुआ जेसुइट पादरी फादर एंटोनियो मोरेच उल्लेख करता है, ठीक है ना। तो इसी संदर्भ में ये स्रोत यहाँ पर दिया हुआ है। और ये जो स्रोत है ना आपका शासक और इतिवृत्त जो चैप्टर है आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9,
तो उसमें से लिया गया है यूनिट 2 के अंदर से। अब इस स्रोत के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा जिसका आंसर आपको देना है। तो इसी स्रोत के आधार पर पहला क्वेश्चन है 8.1 में कि इस विवरण के जो उक्त विवरण है किसके द्वारा दिया गया। तो जेसुइट पादरी फादर एंटोनियो मोसेरेट द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो एक एक नंबर के क्वेश्चन है। अगला पूछा है इसी स्रोत से आधारित क्वेश्चन है आपका 8.2 में कि उक्त विवरण किसके दरबार के बारे में है। तो अकबर के दरबार के बारे में ये विवरण है, जो स्रोत है ना उसी के आधार पर क्वेश्चन है। अगला है कि राजा अभिजातों को नियमित रूप से दरबार में बुलाकर निरंकुश आदेश क्यों देता था। 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो सत्ता के बेधड़क उपयोग से उचित अभिजातों को रोकने के लिए, सत्ता का ये गलत इस्तेमाल ना कर ले ये लोग, और उन्हें नियंत्रण में रखने के लिए, कंट्रोल में रहे वो। ठीक है, सेम क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये रहा आपका सोर्स जो है, ये सोर्स आपका इस चैप्टर से लिया गया, चैप्टर नंबर 9। ठीक है, और इसका जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस तरह से लिखना है। वीडियो को पॉज करके आप आंसर्स को देख सकते हैं, क्वेश्चन को देख सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आएगा और इस तरह से आंसर आपको लिखते हुए चलना है बच्चों। नीचे चलते हैं 8.2 में। देखिए बच्चों, द अबव डिस्क्रिप्शन इज अबाउट हुज कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अकबर का जो था ना दरबार, उसके बारे में था। तो यही अगला है 2 नंबर के लिए क्वेश्चन 8.3 का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछा है और आंसर जो लिखना है वो कुछ इस तरह से आपको लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए 9वें प्रश्न में। ये भी 9वां प्रश्न भी हमारा स्रोत आधारित है। स्रोत को आप पढ़ लीजिए बेसिकली, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे लेके चलूंगा ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। स्रोत जो है ना, ये चैप्टर नंबर जो हमारा 15वां है, संविधान का निर्माण एनसीईआरटी का, इससे लिया गया है। ठीक है, तो इस स्रोत के आधार पर देखिए क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है 9.1 में कि हिंदुस्तानी भाषा किन 2 भाषाओं का मिश्रण है। तो हिंदी और उर्दू भाषा का मिश्रण है। उसके बाद बोला गया है कि गांधी जी कौन सी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे। तो हिंदुस्तानी भाषा को गांधी जी राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन 2 नंबर के लिए है। पहले 2 क्वेश्चन एक एक नंबर वाले होंगे, जो 9.3 में यानी 8.3 कह लीजिए, 9.3 कह लीजिए, ये 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय भाषा की कोई 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। तो राष्ट्रीय भाषा समृद्ध और शक्तिशाली होनी चाहिए, यह मानवीय विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्ति दे सके। ठीक है, ये स्रोत के आधार पर मैंने आंसर आपको बताया है। सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आएगा तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि आपका सोर्स है एनसीईआरटी चैप्टर नंबर जो 15वां है। यहाँ पर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के निर्माण वाला जो चैप्टर है एनसीईआरटी का, वहाँ से लिया गया है ये स्रोत। क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, तो इस सोर्स पे यानी इस स्रोत के आधारित जो क्वेश्चन पूछे गए इंग्लिश मीडियम में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं 9.2 में। देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा है और जो आंसर लिखना है यहाँ इस तरह से आपको लिखते हुए चलना है। नीचे चलते हैं 9.3 जो है 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर आंसर आपको लिखना है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लीजिए यहाँ पर। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन डी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड घ भी बोलते हैं। ठीक है, मानचित्र आधारित प्रश्न, मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन, यानी मैप वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। 2 नंबर का आएगा मैप वाला क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो देखिए 10वां क्वेश्चन है मैप वाला कि भारत के दिए गए राजनीतिक मानचित्र में निम्नलिखित में से कोई एक स्थल अंकित कीजिए और नाम लिखना है। कोई एक स्थल आपको बताना है, 2 आपको दे रखा है। ठीक है, तो मैं आपको सारे ही बता देता हूँ क्योंकि मेरा काम है सारा बताना। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा है कि लखनऊ 1857 के विद्रोह का एक केंद्र। तो आंसर में आपको लखनऊ को दर्शाना है। इंग्लिश मीडियम में इस तरह से पूछेगा, लखनऊ अ सेंटर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो आपको लखनऊ को वही दर्शाना है, मैप के अंदर लोकेट करना है। तो देखिए ये रहा आपके सामने मैप, और जो आपको लखनऊ को लोकेट करना है तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लखनऊ को लोकेट किया गया है। तो पहले का आंसर ये रहा आपके सामने, इस तरह से लखनऊ को आपको लोकेट करना है, जो 1857 का विद्रोह का कह सकते हैं एक मेन सेंटर था। इसी के अथवा में अगर आप देख पा रहे हैं तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला ही मैप वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। नीचे देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, आपसे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। नीचे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 1800 मेरठ का है, 1857 का विद्रोह का एक मुख्य केंद्र, मेरठ को दर्शाना है आपको। मेरठ अ मेजर सेंटर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, विद्रोह की शुरुआत यहीं से हुई थी। तो आंसर आपको मेरठ को लोकेट करना है इंडिया के मैप के अंदर।
तो मेरठ कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये आपके सामने मेरठ है, ये लखनऊ मैंने आपको दर्शा दिया पहले का आंसर। और जो आपको मेरठ लोकेट करना है, मेरठ आपको यहाँ देखने को मिलेगा, तो दूसरे का आंसर जो हो जाएगा मेरठ। इस तरह से आपको लोकेट करना है बच्चों, ठीक है। उसके आगे चले तो यहाँ पर आपसे बी में क्वेश्चन पूछ रखा है, ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन है कि भारत के दिए गए इस राजनीतिक मानचित्र पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित एक स्थल ए अंकित किया गया है, इसे पहचानिए और इस स्थल का नाम और उसके पास खींची गई रेखा के पास लिखना है आपको, ठीक है। तो इसका नाम है आपका बम्बई, ठीक है, बम्बई आपको लिखना है। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपसे अगर पूछता है तो कुछ इस प्रकार से पूछेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा इंग्लिश मीडियम में, और आंसर आपको लिखना है बॉम्बे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आप मैप है, यहाँ पर आपको लोकेट कर देना है बच्चों, इस तरह से, ठीक है। ये मैप आपके सामने है, तो बॉम्बे को वहाँ लोकेट कर दीजिएगा। और ये हमारे जो पेपर नंबर 1 था, सैंपल पेपर नंबर 1 हिस्ट्री का, वो समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको सिर्फ एक चीज़ करना है, यहाँ पर पहले तो सबसे पहली नंबर बात एक चीज़ कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए बच्चों और वीडियोस को बनाने के लिए। लाइक कीजिए दबा के। अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं और पहली बार ही हमारे चैनल के इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बगल में एक बेल का, एक घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन शो हो रहा होगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑल पे क्लिक करेंगे, टर्म 2 से रिलेटेड जितने भी हम वीडियोस डालेंगे, आपका हिस्ट्री के लिए सैंपल पेपर जितना भी अपलोड करेंगे, 10 या 15 सैंपल पेपर, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करेगा, ताकि आप इससे क्या होगा, आपकी टर्म 2 की तैयारी और भी बढ़िया तरीके से हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।